ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों को लक्ष्य वेदी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। ठीक है। हाँ, तो तुम लोग ऐसा मत सोचना कि ये ऑनलाइन चल रहा है या ऑफलाइन चल रहा है, तुम लोग को फोकस करना है बोर्ड पे। ठीक है ना। बाकी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं लेना है। ठीक है। तो तुम लोग को फोकस करना है बोर्ड पे। अगर दिक्कत होगा तो बेहिजक पूछ लेना कहीं पर। ये नहीं कि हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कुछ आवाज़ चला जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो पिछला क्लास में तुम लोगों को बेसिक चीज़ बता दिए थे कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। ठीक है। वैलेंसी निकालना सिखाए थे। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बेसिक चीज़ है। ठीक है। आयंस के बारे में, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ये बेसिक बात तुम लोग को बता दिए थे, जो कि 9th क्लास में पढ़ना था, है कि ना। तो आज से इस क्लास को शुरू करते हैं और पूरा बेसिक से ही चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जान लो कि आज इस क्लास में क्या क्या चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे ही तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे चेंज के बारे में। ठीक है। चेंज का 2 टाइप है। एक तुम्हारा है फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। ठीक है ना। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में क्लास 9th में पढ़ना था। किस चैप्टर में? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, उसमें पढ़ना था। चलो, उसके बाद सेकेंड में क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ एक्टिविटी भी आज के क्लास में करेंगे। एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। ठीक है ना। तो ये आज के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और ये तुम्हारा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 3 क्लास के अंदर समाप्त हो जाएगा विद PYQ NCERT एग्जाम्पलर। ठीक है। और NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन भी क्लास के अंदर ही कराएंगे, तुम लोग पर नहीं छोड़ेंगे। भरोसा अब टूट गया है। ठीक है ना। शुरुआत करें। चलो, तो सबसे पहले समझो कि चेंज किसको बोलते हैं। चेंज क्या होता है? चेंज परिवर्तन क्या होता है? हाँ बताओ। जैसे अगर बोल सकते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ चेंज आया होगा। जैसे बचपन में छोटे थे, ठीक है, क्यूट दिखते थे, है कि नहीं? ऐसा नहीं था? हाँ, धीरे धीरे एज बढ़ते गया और धीरे धीरे बॉडी के अंदर कुछ चेंज आते गया। ठीक है। चेंज बोल लो तुम, वेरिएशंस बोल लो। ठीक है। तो चेंज क्या होता है इसका मतलब तुम लोग समझ रहे होगा। ठीक है कि चेंज किसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट ऑफ सबस्टांस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक छोटा पौधा है। ठीक है। कोई एक छोटा पौधा या फिर एक सीड है। ठीक है। एक सीड है। सीड से क्या होता है, एक छोटा पौधा बनता है और छोटा पौधा बनने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होता है, दिन बीतते जाता है, ईयर बीतते जाता है, वही एक छोटा सा सीड तुम्हारा पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, एक वृक्ष बन जाता है। ठीक है। तो छोटा सा एक सीड से एक बड़ा सा वृक्ष बन गया। ठीक है। ये परिवर्तन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से पढ़ते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फाइनल स्टेट। ठीक है। तुमको बताए हैं कि एक छोटा सा सीड से बन गया क्या, एक बड़ा सा ट्री बन गया, एक बड़ा सा पेड़ बन गया। ठीक है। तो जो इनिशियल या फिर ओरिजिनल स्टेट क्या था, सीड था। ठीक है। और सीड से क्या बन गया है, ट्री बन गया है। ठीक है। तो सीड में और ट्री में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? बात समझ में आ रहा है चेंज किसको बोलते हैं? ठीक है ना। आगे बढ़े। चलो, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज के बारे में। ठीक है। यहीं पर लिख लेते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ,
क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पर चेंज बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला फिजिकल चेंज, ठीक है, पहला तुम्हारा क्या होता है, फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है तुम्हारा केमिकल चेंज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब ये भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाए हैं चेंज क्या होता है, ठीक है, और चेंज का क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिर्फ दो चीज़, पहला फिजिकल और केमिकल। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। अब बताओ कि फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, थोड़ा सा आइडिया है क्या होता है फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है, ठीक है, जिसमें क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। जैसे देख लो, ये तुम्हारा दो पेपर है ना, ठीक है, इसका भी केमिकल कंपोजिशन और इसका केमिकल कंपोजिशन दोनों का सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर इसमें से एक पेपर को हम क्या कर देते हैं, एक पेपर को फाड़ देते हैं, ठीक है, क्या ही उतना दिमाग लगाना है, ये लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, स्टार्टिंग में पेपर कैसा था, ऐसा था, ठीक है, अब इसको फाड़ने के बाद पेपर इस तरीके से हो गया, ठीक है। जो कंपोजिशन इस पेपर का है वही कंपोजिशन इस पेपर का भी है, ठीक है, लेकिन इसके शेप और साइजेस में चेंज आया है, ठीक है ना, यानी कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है, ठीक है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं? वैसा चेंज जहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, जैसे शेप, साइज, कलर, स्टेट, इसमें चेंज आएगा, लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात पकड़ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले एक आइस बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक आइस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये मान लो क्या है, वाटर है, आइस को वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे? हाँ बताया जाए। हाँ चलो ठीक है। अब एक बताओ कि क्या
वाटर को फिर से आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर वाटर को हम क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, फ्रीजिंग कर दे, ठीक है, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कूलिंग कर दे तो भी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी आइस को अगर हम हीट कर दे, ठीक है, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी लिक्विड यानी कि इसी वाटर को फिर फर्दर हीट करने पर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिक बात तुम लोग पढ़ा था क्लास 9th में, ये बात मालूम है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर एक बात बताना है, आइस का स्टेट क्या है? आइस का स्टेट सॉलिड है, ठीक है। वाटर का स्टेट क्या है? लिक्विड है। और वेपर का स्टेट गैस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? स्टेट में चेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे ये पूछे कि आइस का कंपोजिशन क्या होगा? आइस भी तुम्हारा बेसिकली वाटर ही है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होगा, और इसका वाटर का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होगा, और वेपर का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? H2O होगा। यानी कि इस तीनों का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन स्टेट में चेंज आ रहा है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज देखने को मिल रहा है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी तुमको पता है कि अगर केमिकल कंपोजिशन सेम होगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, उसको कौन सा चेंज बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो यहाँ तक बात पूरा क्लियर है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है इसके बारे में तुम लोग को समझ में आ चुका है कि ना? आ गया है ना? चलो बढ़िया बात है। अब एक बात बताओ, अभी ये बताया तुमको कि अगर आइस है तो आइस को वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है और वाटर को फर्दर आइस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल दिख रहा है, बोल सकते हैं फिजिकल चेंज रिवर्सिबल भी होता है। दूसरा चीज़, आइस अगर वाटर में कन्वर्ट आ रहा है और फिर से वाटर को हम आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो चेंज है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये एक टेम्पोररी प्रोसेस या फिर टेम्पोररी चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि फर्दर जो चीज़ है पहले से, जैसे अभी देखो एक पेपर को हम क्या किए, फाड़ दिए, लेकिन इसको फिर से इस तरीके से पेपर बनाया जा सकता है ना, ठीक है। तो रिवर्सिबल भी है और क्या है, टेम्पोररी चेंज होता है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के बारे में क्या क्या समझ लिए? पहला चीज़, फिजिकल चेंज उसको बोलेंगे जहाँ पर केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा कलर में चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है, शेप में चेंज हो सकता है, ठीक है। टेम्पोररी चेंज है और रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये बात पकड़ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। हाँ, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज किसको बोलेंगे? तो केमिकल चेंज में अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सा, अगर इसमें आग धरा दिया जाए, ठीक है, इसको जला दिया जाए, तो जलने के बाद क्या बनेगा? ऐश बनेगा, राख बनेगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मान लेते हैं ये तुम्हारा एक पेपर है, ठीक है, पेपर है। इस पेपर को अगर हम क्या करेंगे, जला देंगे, ठीक है, जला देंगे, तो जलाने के बाद क्या बन जाएगा? ऐश बन जाएगा, यानी कि राख बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, पहले क्या था? पेपर था, अब क्या बन गया है? ऐश बन गया, यानी कि राख बन गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ऐश में और पेपर में डिफरेंस है, ऐश में और पेपर में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले था पेपर और पेपर का केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, और जो ऐश का फॉर्मेशन हुआ है इसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, ठीक है। तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहाँ पर
केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगा और एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे फिजिकल चेंज में एक पेपर था, उसको फाड़ चिर दिए, ठीक है, फाड़ने के बाद ये भी पेपर ही है, वो भी पेपर ही है, ठीक है, दोनों तो सेम ही है। चाहे अभी तुमको पता है आइस से फिर वाटर में कन्वर्ट कर दिए और फिर वेपर में कन्वर्ट कर दिए, और तीनों क्या है, वाटर ही है बेसिकली, ठीक है ना। यानी कि केमिकल कंपोजिशन फिजिकल चेंज में क्या है, तीनों का सेम दिख रहा है और कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज में एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और जो नया सबस्टांस बन रहा है इसका केमिकल कंपोजिशन अलग है, और जिससे बना है उसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। यानी कि केमिकल कंपोजिशन में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हम ऐसे से दोबारा फिर से पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल चेंज जो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ऐश को दोबारा फिर से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब इरिवर्सिबल है, और साथ ही साथ ये जो चेंज है उस चेंज को हम परमानेंट चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया? अब देख लो जरा कि क्या होता है केमिकल कंपोजिशन, सॉरी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। तो एग्जाम्पल से तुमको सारा चीज़ समझा दिए है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ लिखा हुआ है जो अभी तुमको समझा है, ठीक है। फिजिकल चेंज बेसिकली क्या है, द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज, स्टेट, कलर एंड शेप आर चेंज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। यही बात बताया था तुमको अभी, ठीक है। दूसरा चीज़, इसमें कोई भी नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, और फिजिकल चेंज एक टेम्पोररी प्रोसेस है या फिर टेम्पोररी चेंज बोल सकते हैं, और साथ ही साथ रिवर्सिबल होता है, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या होता है, द चेंज इन विच न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड विथ चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। नया सबस्टांस का फॉर्मेशन भी होता है और साथ ही साथ केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और साथ ही साथ परमानेंट चेंज या फिर परमानेंट प्रोसेस बोलते हैं। अब बता दो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो बेझिझक बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो। अब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक एक्टिविटी जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है, एक्टिविटी 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है। क्या बोल रहा है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper, hold it with a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it as far as possible from your eyes, ठीक है। What do you observe, ठीक है। चलो इसको एक बार समझते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा, स्टार्टिंग में ध्यान से समझो कि सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन है, चलो यहाँ पर बना लेते हैं एक रिबन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही अगर छोड़ दिया जाए तो एयर में प्रेजेंट क्या होता है, बहुत सारा गैसेस होता है, ठीक है, और उसी गैसेस में तुम्हारा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना।
तो ये तुम्हारा जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए अगर हमको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, जलाना है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस लेयर को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब करते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाएगा तो फिर से हमको प्योर वाला मैग्नीशियम मिल जाएगा, ठीक है। और उस मैग्नीशियम को क्या करना है, इस तरीके से एक बर्नर ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से एक बर्नर ले लो, ये तुम्हारा बर्नर दिख रहा है। बर्नर के बाद एक टोंग्स ले लो, ठीक है। टोंग्स चिमटा टाइप का होता है टोंग्स, ठीक है ना, हाँ। उस टोंग्स से क्या करो, रिबन को पकड़ लो, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लो। और पकड़ने के बाद, ठीक है ना, बर्नर के पास ले जाओ, उसको जलाओ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक्सपेरिमेंट करते समय आप चश्मा का इस्तेमाल करें, ठीक है सन, ताकि क्योंकि जब ये जलता है तो जलने के साथ साथ इसमें से निकलता है वाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है क्या, अल्ट्रा वायलेट रे, जिसके वजह से तुम्हारा आँख वगैरह ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि ये एक्टिविटी करते समय आप ज़रूरी है कि चश्मा वगैरह लगा लें, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो जलने के बाद मैग्नीशियम रिबन का क्या बनेगा, राख बनेगा या फिर ऐश बनेगा। और ये ऐश जो है यहाँ पर इस वॉच ग्लास में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये इस तरीके से ऐश यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऐश गिर रहा है। ये जो ऐश है तुम्हारा, ये वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, मैग्नीशियम रिबन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ हो रहा है, और यही चीज़ यहाँ पर ऊपर में हम लिखे हुए हैं। चलो देखो, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को स्ट्रांगली हीट किया जाएगा या फिर बर्न किया जाएगा। It burns with a dazzling white flame and forms white magnesium oxide powder, जिसको क्या बोल रहे हैं, ऐश बोल रहे हैं, ठीक है। बात पकड़ में आ गया, थोड़ा थोड़ा बात पकड़ में आ गया, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। चलो फिर से समझिए इसको ध्यान से। चलो देखो, सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जा रहा है, यानी कि बर्न किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब साफ साफ ये दिख रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद एक वाइट कलर के पाउडर बना रहा है, ऐश बना रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर कुछ कुछ बातें हैं जो तुम समझ लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हाँ, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब जाकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ये मैग्नीशियम दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। अब रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है, वैसा सबस्टांस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करे, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसको क्या बोलते हैं,
रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो द सबस्टांस which participate during chemical reaction ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, यानी कि जो चीज़ नया चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद एक नया चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, जिसको बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, न्यू सबस्टांस formed during chemical reaction। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो नया सबस्टांस केमिकल रिएक्शन के दौरान बन रहा है उसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मालूम चल गया। अब देखो रिएक्टेंट को हम लोग, ये बीच में जो एरो दिख रहा है, ठीक है, ये बीच में जो एरो दिख रहा है, इस एरो के राइट हैंड साइड में लिखते हैं रिएक्टेंट और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं क्या, प्रोडक्ट। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखना हो तो एरो के राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट को लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट को लिखते हैं। ये तुम्हारा एरो क्या बताता है, इट शोज डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन बताने का काम कौन करता है, ये बीच में जो एरो दिख रहा है ये एरो करता है। ठीक है, और एरो का ये जो हेड वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट बेसिकली प्रोडक्ट के साइड होगा। ठीक है ना, और टेल वाला पार्ट रिएक्टेंट के साइड होगा। ठीक है, तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इसी के अंदर हम बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ, रिएक्टेंट समझ में आ गया और प्रोडक्ट क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, एरो का क्या मतलब होता है समझ में आ गया। ठीक है, एरो के राइट हैंड में रिएक्टेंट को लिखते हैं और लेफ्ट हैंड में प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मालूम ये चल गया है कि बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो क्या बताओगे, क्या जो इसमें हो रहा है सिर्फ वही देखो, वही चीज़ देखो और वही चीज़ बताओ। तो क्या हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जिस नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है इसका कंपोजिशन या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जिस चीज़ से ये मिलकर बन रहा है, ठीक है, वो और जिस चीज़ से बना हुआ है उसका कंपोजिशन या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंट होगा। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कंपोजिशन है या फिर बोल सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है, ये डिफरेंट होगा तुम्हारा ऑक्सीजन से और ये डिफरेंट होगा तुम्हारा किससे, मैग्नीशियम से। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है और ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है ना, देख लो यहाँ पर, द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड with different chemical properties that has entirely different properties from their constituent particles। constituent particles किसको बोलते हैं, जिस चीज़ से मिल करके बना होता है। जैसे यहाँ पर देखो कि
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए क्या हुआ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुआ। ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, तो क्या क्या लिखा हुआ है, देखो पहला चीज नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और जो नया सबस्टांस बन रहा है उसका प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। किससे, जिस चीज से मिलकर के बना है, यानी कि उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो यहाँ पर थे। ठीक है, एक्टिविटी 1 में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। पहला चीज़ कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है। तो अभी अभी तुमको बताए हैं क्यों किया जाता है, इसलिए ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर बना होता है उस लेयर को हटा सके, तभी जा कर के मैग्नीशियम क्या होगा, बर्न होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते समय, ठीक है, सन ग्लासेस को, स्पेक्टिकल्स को बेसिकली क्यों वेयर करना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए। ठीक है ना, तभी अभी बताया है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलता है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रे होता है, और वो अल्ट्रा वायलेट रे आई को डैमेज कर सकता है। इसलिए स्पेक्टिकल्स बोलो या फिर सन ग्लासेस बोलो या फिर चश्मा बोलो, पहना जाता है, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये 2 सवाल यहाँ से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है एक्टिविटी 1 से। चलो, बात समझ में आ गया ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम लिखा है, फिर ऑक्सीजन लिखा है, और तब जा कर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन बना है इसको बोलते हैं वॉर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, वॉर्ड इक्वेशन। अब क्या इसी चीज़ को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, इसका सिंबल के फॉर्म में चेंज करके, मैग्नीशियम है, ठीक है, साथ ही साथ ऑक्सीजन है, और ये मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब समझना बेसिकली कि हम लोग केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, और इसी चीज़ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तुमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इट इज़ द symbolic and formula representation of chemical reaction। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, पहला सबसे पहले चेंज के बारे में, फिर चेंज का टाइप्स, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, फिर एक्टिविटी 1 किए, उसके बाद केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, इसके बारे में अभी तक हम लोग पूरा बारीकी से कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्टिविटी 2 करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2 क्या बोलता है, तो NCERT बुक अगर आपके पास है तो एक बार आप नज़र डालिए, तो लिखा हुआ है एक्टिविटी 1.2 में
टेक लीड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो एक मान लेते हैं हम क्या बना देते हैं, टेस्ट ट्यूब बना देते हैं। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब बना दिए हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर रख देते हैं कुछ क्या, हाँ ये टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है लीड नाइट्रेट। ठीक है, लीड नाइट्रेट है जिसका केमिकल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है ना, हाँ ये चीज़ अगर मालूम ना हो तो लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं रखा हुआ है तुम्हारा यहाँ पर रखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला K और I होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है मालूम है तुमको, मालूम होगा क्लास 9th में पढ़े होगा कि लीड पर होता है +2 चार्ज और नाइट्रेट पर होता है -1 चार्ज। ठीक है, ये चार्ज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तब जाकर के यहाँ पर Pb यहाँ पर 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। ठीक है, और फिर यहाँ पर NO3 में होल ट्वाइस तुम्हारा हो जाएगा, तब जाकर के लीड नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पोटेशियम पर होता है +1 चार्ज और आयोडाइड पर -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से ये पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन इस तरीक़े से होता है। और ये बात तुम लोगों को क्लास 9th में मालूम होना चाहिए था। ठीक है, और मालूम होगा भी। चलो, और एक्टिविटी 1.2 में बेसिकली ये बोल रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारा लिया गया है क्या, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ठीक है, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें ऐड किया जा रहा है पोटेशियम आयोडाइड को। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड को यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये लो यहाँ पर ऐड कर दिए। ध्यान से समझना इस चीज़ को कि यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो, तो इसी चीज़ को अगर हम लिखें तो ये चीज़ लिख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर लीड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 लीड नाइट्रेट। ठीक है, लीड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। इस टेस्ट ट्यूब में आने के बाद बोल सकते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में आने के बाद लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या करेगा। ठीक है, तो इस पर होता है तुम्हारा +2 चार्ज, इस पर होता है +1 चार्ज, इस पर -1 चार्ज और इस पर -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा PbI2 और साथ ही साथ KNO3 यानी कि लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर लिख देते हैं। ये तुम्हारा क्या है, लीड आयोडाइड है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो लीड आयोडाइड है ये तुम्हारा येलो कलर का PPT बनाता है। येलो कलर का क्या बनाता है, PPT का फॉर्मेशन करता है। PPT किसको बोलते हैं, PPT का मतलब है प्रेसिपिटेट। केमिकल रिएक्शन के दौरान एक ऐसा इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं
प्रेसिपिटेट, ठीक है। यानी कि ये जो तुम्हारा बन रहा है लीड आयोडाइड, ये तुम्हारा अब फिर से सॉल्यूबल नहीं है, ये जाकर के नीचे जाकर के जम जाता है, ठीक है। उसको बोल रहे हैं क्या, प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्टिविटी 1.2 में क्या हो रहा है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर येलो कलर का प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.3 देखते हैं। एक्टिविटी 1.3 क्या बोलता है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। चलो, एक्टिविटी 1.3 में लिखा है टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लेक्स और अ टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, ठीक है। हैंडल द एसिड विथ केयर, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, टच द कॉनिकल फ्लेक्स और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो ध्यान से समझो, फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलो एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से रखा हुआ है जिंक, कलर दिखेगा नहीं, ऐसा करते हैं ये ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ रखा हुआ है जिंक, जिंक का ग्रेन्यूल, ये तुम्हारा जिंक ग्रेन्यूल है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इस जिंक ग्रेन्यूल में, इस जिंक ग्रेन्यूल में क्या करना है, यहाँ पर मान लो इस तरीका से इसमें भरा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा HCl है, डाइल्यूट HCl है, ठीक है, लिख लो डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। और एक दूसरा भी है, इसमें तुम्हारा भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरो एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, हाँ? देखो अब बोल क्या रहा है, ध्यान से समझना इसको। अगर जिंक ग्रेन्यूल एक कॉनिकल फ्लेक्स में रखा गया है, ठीक है, इसमें जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यानी कि HCl को ऐड करेंगे तब क्या होगा, और फिर से दूसरा केस में अगर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4 होता है, ठीक है। चलो इसको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऐड कर लेते हैं क्या, सबसे पहले ऐड कर लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही ऐड करेंगे तो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जिंक के साथ सबसे पहले रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और रिएक्शन होने के बाद ये जो फॉर्मेशन करेगा जिंक क्लोराइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब जैसे ही एसिड इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये जो कॉनिकल फ्लेक्स है या फिर टेस्ट ट्यूब है, इसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, बोल सकते हैं कि ठंडा भी होगा, ठीक है, और टेम्परेचर नॉर्मल होगा, कम होगा। लेकिन जैसे ही इसमें एसिड ऐड करेंगे तो एसिड ऐड करने के वजह से इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर इसको छुएंगे, ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या, गर्म फील होगा, ठीक है। एसिड ऐड करने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करो, चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो, दोनों केस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन करेगा,
और HCl के साथ, ठीक है, ZnCl2 का फॉर्मेशन करेगा। और अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये जिंक ही रहेगा, साथ ही साथ H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। तब जा कर के ये जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ फिर से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आ गया। चलो, एक्टिविटी 1, 2 और 3 तीनों के तीनों देख लिए हैं। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो ये फीचर जो है तुमको देखने को मिलेगा। पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस में इवॉल्व होना या फिर बोल सकते हैं गैस प्रोड्यूस करना। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो एक इनसोल्यूबल सॉलिड सबस्टांस होता है, सॉलिड सबस्टांस फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो इनसॉल्यूबल सॉलिड सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। स्टेट में चेंज आएगा, स्टेट के अंदर चेंज आएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को, यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी तुम्हारा गैस है, और इस दोनों का जब रिएक्शन होगा तब जा कर के वाटर का फॉर्मेशन होगा, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो ये यहाँ पर क्या है, गैसियस स्टेट में, और फिर जा कर क्या बन रहा है, लिक्विड स्टेट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्टेट में चेंज दिख रहा है, ठीक है। अगला टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा और कलर में चेंज देखने को मिलेगा। क्या ये सारा चीज़ जो प्रॉपर्टीज़ है हम तीनों एक्टिविटी में देख चुके हैं, दिखाते हैं तुम। सबसे पहले इसमें सबसे पहले देख लो, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कलर में चेंज आ रहा है, 2 प्रॉपर्टी फुलफिल हो गया, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तुमको बता दिए वहाँ पर क्या, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दोनों गैस से मिल करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि क्या है, लिक्विड है। यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, स्टेट में चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी फुलफिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लो, गैस इवॉल्व हो रहा है, दोनों में गैस का इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तीनों एक्टिविटी से समझ गए हैं। आज क्या क्या पढ़िए पहले बता दो। पहला चीज़ चेंज के बारे में, फिर चेंज का 2 टाइप, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिर एक्टिविटी 1 किए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में समझे। एक्टिविटी 2 किए, 3 किए, ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बारे में डिटेल में समझ लिए, यानी कि एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पूरा बिल्कुल क्लियर है। तो आज के क्लास को आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसको कल के क्लास में रिवाइज करके आएगा, कि आज जो भी पढ़ाए हैं इसका कल जो भी PYQ वगैरह होगा या फिर एडिशनल क्वेश्चन होगा MCQ टाइप का, वो सारा चीज़ लेकर के आएंगे, और अगले क्लास में फिर आगे का चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक बात और, टेलीग्राम पे तुम लोगों को नोट्स आज हम सेंड किए थे, हैंड रिटेन नोट्स, इसी चीज़ का पूरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, ठीक है। क्या, हाँ, सेंड किए थे, तो वहाँ से भी आप लोग नोट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए क्या, राधे राधे। टाइम भी बहुत हो गया, ओ भाई साहब।